एपिसोड 42। तुम्हें अपना कहने का हक। सभी स्टाफ अरशद की रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। वहां के हेड ने अरशद का वेलकम किया और उसकी नजर अनन्या पर ठहर गई। वो मुंबई के सभी अमीर परिवारों के बारे में जानता था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था अरशद के साथ खड़ी लड़की आखिर किस फैमिली से बिलोंग करती है। यह याद करते हुए उसे लगा शायद वो कुछ गलत कर रहा है। उसने सामने देखा और पाया अरशद की डरावनी आंखें उसे ही घूर रही है। उसे एक आधे पहले ही अरशद के वहां आने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था। उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, जैसे कि हमें कुछ देर पहले ही आपकी शादी के बारे में पता चला है, इसलिए हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाए। अभी के लिए आपको मैडम के साथ एक कपल फोटो शूट करवाना होगा, देन हम शादी का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। ऑफकोर्स, यह कहते हुए हेड की जुबान कांप रही थी। वो डर रहा था अगर अरशद को उसकी बात अच्छी नहीं लगी तो कहीं उसे नौकरी से ना निकाल दिया जाए। वहीं अनन्या ने जब फोटोशूट वर्ड सुना तो उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई। अरशद ने उसे देखा और उसका फेस वार्म हो गया। उसने अपना सिर हिलाया। तभी डैनियल वहां आते हुए बोला, बॉस, आकाश गुप्ता आ गया है। आकाश गुप्ता अरशद का पर्सनल लॉयर था। वो सामने आया और उसने अरशद को ग्रीट किया और अपने साथ लाए ब्लैक बैग से कुछ पेपर्स निकालने लगा। वहीं अरशद ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं और आगे बढ़ गया। किसी को समझ नहीं आया यह क्या हो रहा है। तभी रिवांश हंसते हुए पीछे से आगे आया और कहा, इसमें इतना भी हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। यह सुनकर सभी और कंफ्यूजन के साथ रिवांश को देखने लगे। रिवांश ने आगे कहा, तुम सबकी लेडी बॉस उसके साथ फोटो क्लिक करवाना चाहती थी। वो बस उसकी इच्छा पूरी करने गया है। रिवांश की बात सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ गई। वही आकाश ने अपने हाथ में मैरिज के पेपर्स को देखा जिसे उसने 15 मिनट में रेडी किया था। ऐसा करते वक्त उसके हाथ लगभग टूटने को थे। रिवांश की बात सुनकर उसने सोचा, अगर मिस्टर सिंघानिया को ऐसे ही शादी करनी थी तो उन्होंने ऐसे क्यों परेशान किया मुझे। उसने सिर हिलाया। वो लाचार महसूस कर रहा था। उसे देखते हुए डैनियल ने उसके कंधे को थपथपाया और उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आकाश इस पर सिर हिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ अरशद अनन्या की कपल फोटो क्लिक हो गई। दोनों ने डॉक्यूमेंट फिल किए। अनन्या को बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, जैसे उसे अपने पिता का नाम तक नहीं पता था और भी बहुत कुछ। अरशद ने उसकी हेल्प की। अनन्या बहुत खुश थी आज। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। दोनों ने मैरिज फॉर्म पर साइन किया। इसके साथ ही आकाश के लाए डॉक्यूमेंट पर भी, जिस पर साफ शब्दों में लिखा था, अब से अरशद के साथ ही उसकी हर एक चीज़ पर अनन्या का बराबर का हक होगा। मैरिज रजिस्ट्रार से बाहर आते वक्त अनन्या खुश नहीं थी। वो बार बार उदास नजरों से अरशद को देख रही थी। उसकी शक्ल पर साफ लिखा था वो कुछ कहना चाहती है। उसे उदास देख रिवांश ने पूछा, हे, तुम उदास क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम अरशद से शादी नहीं करना चाहती थी? अनन्या ने यह सुना और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अभी उसकी शादी को हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए थे और यह आदमी उसकी शादी तुड़वाने के बारे में सोच रहा है। अनन्या रिवांश को मारना चाहती थी। वो कैसे अरशद को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। अरशद ने रिवांश की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अनन्या को कार में बिठाया और कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में विला आ जाऊंगा। अनन्या ने यह सुना और उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने अरशद की बाजू पकड़ ली। अरशद मुस्कुराया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, ज़्यादा मस्ती मत करना, तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अनन्या अभी भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अरशद ने उसका हाथ अपने बाजू से हटाया और कार का डोर बंद कर दिया। उसने डैनियल से कहा, उसे विला ले जाओ, ध्यान रहे उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डैनियल ने यस बॉस कहा और कार में बैठकर वहां से चला गया। रिवांश ने अपने बगल में बैठे अरशद को देखा और सीरियस होकर पूछा, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम पहले से इस बारे में जानते थे? यह सुनते ही अरशद की आंखें लाल हो गई। उसने रिवांश को देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने जानबूझकर उसे इतने सालों तक तकलीफ में रखा। रिवांश को उससे गुस्से से फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मैं यह तो नहीं कह रहा, मैं बस यह पूछ रहा हूँ, क्या इन 16 सालों में क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ? वो दर्द में है, उसे तकलीफ हो रही है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है।
रिवांश ने बस कुछ सवाल किए थे। इससे अरशद को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके सवाल अरशद को उसके बचपन में ले गए। 16 साल पहले हॉस्पिटल वार्ड के बेड पर 7 साल की अनन्या लेटी हुई थी। अरशद उसके बगल में बैठा था और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर अनन्या उससे बात ही नहीं कर रही थी। वो जब भी उसे हाथ लगाता वो उसका हाथ दूर कर देती। अरशद ने कहा, आन्या, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? अनन्या ने यह सुना और अपना सिर ना में हिला दिया। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। अरशद ने उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। अरशद ने फिर एक बार कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा हाथ और टाइटली पकड़ना चाहिए था, सब मेरी गलती है। अनन्या ने एक बार फिर अपना सिर ना में हिला दिया। अरशद मुस्कुराया और पूछा, तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? अनन्या ने उसे नम आंखों से देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर अरशद को उसके लिए बहुत बुरा लगा। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही अनन्या दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। महीने बीत गए मगर उसने अरशद से बात नहीं की। अरशद अक्सर उससे मिलने सर्वेंट क्वार्टर जाता। वो जब भी उसके माथे पर चोट के निशान देखता उसे तकलीफ होती। वक्त के साथ उसके चोट का निशान भर गया। अनन्या ने उससे बात करना भी स्टार्ट कर दिया। इन सब के बीच अरशद को कभी नहीं लगा उसे कोई तकलीफ है, शायद इसलिए क्योंकि कुछ ही महीनों में अनन्या ने अपना दर्द छुपाना सीख लिया था। कार के रुकते ही अरशद असल दुनिया में वापस लौट आया। उसने विंडो से बाहर देखा। वो मुंबई के सबसे महंगे हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में थे। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में रघुवेंद्र जी मीनाक्षी पर भड़कते हुए बोले, क्या तुम पागल हो गई थी? तुम्हें क्या जरूरत थी अरशद से वो सब कहने की? तुम्हें अंदाजा भी है अगर गुस्से में अरशद ने हमसे दूरी बना ली तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज कितने लॉस में जा सकती है। अपने पति को अभी भी बिजनेस की चिंता करता देख मीनाक्षी जी को बहुत गुस्सा आया। मीनाक्षी जी ने कहा, आपको अभी भी बिजनेस की पड़ी है और वहाँ वो नीच लड़की हमारे बेटे को अपनी जाल में फंसाकर शादी कर रही है और आप उन्हें रोकने की बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हैं। उन्हें सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा था किस तरह बेशर्म अनन्या अरशद से चिपक रही थी। पहले वो यह सोचकर खुद को मना लेती थी कि एक दिन वो उस नौकरानी की बेटी को अरशद से दूर कर देंगी, मगर अब वो उस 2 कौड़ी के नौकरानी की बेटी को अपने बेटे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने आगे कहा, आपको भले ही अरशद की चिंता ना हो, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसकी चिंता है। मैं उसकी लाइफ ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं उस लड़की को अरशद के साथ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीनाक्षी जी की बहकी बातें सुनकर रघुवेंद्र जी का गुस्सा और बढ़ रहा था। वो खुद भी उस लड़की को अरशद के साथ देखना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था उनके और उनके बेटे के बीच की दूरियों की वजह वह बेशर्म लड़की ही थी। वह खुद भी उससे नफरत करते थे और उसे अरशद की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहते थे, मगर वह जानते थे अरशद कौन है और उसके दिल में उस लड़की की क्या अहमियत है। वह उसका सामना नहीं कर सकते थे। वह अरशद के डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो अरशद उनके साथ साथ पूरे सिंघानिया परिवार को बर्बाद कर देगा, और उसका ट्रेलर वह कुछ साल पहले देख चुके थे। उन्होंने कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? क्या तुमने अरशद की बात नहीं सुनी? मीनाक्षी जी ने कहा, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे बस अपने बेटे की चिंता है। उसके लिए मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगी। मीनाक्षी की बातें सुनकर रघुवेंद्र जी का गुस्सा बढ़ रहा था। उससे भी ज्यादा उन्हें इस बार का डर था कि कहीं मीनाक्षी की जिद सिंघानिया परिवार पर भारी न पड़ जाए। अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हुए उन्होंने आगे कहा, तुम अभी कुछ नहीं करोगी, मेरी बात मानो और अभी कुछ महीनों तक इन सब के बारे में सोचना बंद कर दो। वक्त आने पर हम अरशद को उस लड़की से अलग कर देंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ अरशद को वापस लाने के बारे में सोचना है। एक बार वो वापस आ जाए उसके बाद हम उस लड़की का भी इंतजाम कर देंगे। मीनाक्षी जी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी। यह देख रघुवेंद्र जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, पर ध्यान रहे तुम्हारी एक गलती अरशद को हमसे दूर कर सकती है। रघुवेंद्र जी ने यह कहा और वहां से चले गए। महेंद्र जी पहले ही वहां से जा चुके थे। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। हालांकि उन्हें हमसे हमेशा ही इस बात के सामने आने का डर था। यही वजह थी कि वो हमेशा से ही चौकन्ना रहा करते थे।
वो परेशान होकर अपने रूम में चक्कर लगा रहे थे। आज गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी वजह से उनकी और अरशद के बीच एक नाम मिटने वाली लकीर खींच गई थी। वही अनन्या जब विला पहुंची तो वहां पहले से ही रघुवीर उसके लिए दूसरा रूम रेडी करवा रहा था। रूम लगभग तैयार हो चुका था। अनन्या ने महसूस किया यह ठीक उसके पुराने रूम का डुप्लीकेट कॉपी लग रहा था। उसका सारा सामान पहले ही विला लाया जा चुका था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अब वो हमेशा यहीं रहने वाली है। हालांकि उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और आराम करने के लिए दूसरे रूम में चली गई। कमरे में एंटर करते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो जब भी विला आती थी इसी कमरे में रुकती थी। देखा जाए तो यह भी उसका ही रूम था। दीवारों पर उसकी बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। उसका बनाया डिज़ाइन अभी भी वैसे ही टेबल पर रखा था। उसकी बचपन की कुछ पेंटिंग थी जिसका फ्रेम बनाकर उसने खुद वॉल पर लगाया था। सब कुछ देखने के बाद अनन्या को एहसास हुआ वो भले ही इतने सालों से सिंघानिया पैलेस में रह रही थी मगर उसका असली घर तो यही था। यहाँ वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती थी, जो मन करे वो कर सकती थी। यहाँ उसे टोकने वाला कोई नहीं था। उसके पास वो हर एक काम करने की आज़ादी थी जो वो करना चाहती थी, चाहे वो कितनी ही बचकानी क्यों न हो। उसने दीवार से अपनी और अरशद की फ्रेम वाली फ़ोटो उतार ली और उसे करीब से देखते हुए बोली, यह हकीकत है या ख्वाब मैं नहीं जानती, मगर जो भी है मेरे लिए यह लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। मेरे पास हक है तुम्हें अपना कहने का हक। हाँ, अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। यह कहते हुए उसने वो फ्रेम अपने सीने से लगा ली और आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसके चेहरे पर एक सुकून था। शायद इसी की तलाश उसे इतने सालों से थी।